Okay. So today myself Apurva Ghosh, today I have to discuss on some previous year questions solved on some फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑन CSIR नेट। जो CSIR नेट का जो बहुत सारा क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, बाहर से हम कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी रुको, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। An aqueous solution contains 0.02 mole Kg inverse NaCl. This is NaCl. And 0.03 mole Kg inverse calcium NO3 whole twice. Okay. The logarithm of the mean activity coefficient, that is log gamma plus minus of the solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपका रूम टेम्परेचर क्या होगा। देखो क्या होना चाहिए। देखो आपका NaCl अगर आप डिसोशिएट करो तो Na प्लस Cl माइनस होगा। दोनों ही आपका 0.02 मोल के जी इनवर्स है। NaCl का अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल के जी इनवर्स हो तो वो आपका Na प्लस का भी वैसा ही होगा, Cl माइनस का भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसका भी Na प्लस, इसका भी Cl माइनस। 0.02 मोलर दैट शुड बी फॉर Na प्लस, दैट शुड बी फॉर Cl माइनस। ओके, अब देखो कैल्शियम NO3 होल ट्वाइस, ये आपका डिसोशिएट होगा Ca2 प्लस एंड आपका 2 NO3 माइनस हो गया। पर क्या बोला गया है 0.03 मोल के जी इनवर्स, तो ये आपका कैल्शियम 2 प्लस का होगा, ये भी आपका नाइट्रेट का होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन में, जो कॉन्सेंट्रेशन में एक होल सॉल्ट है उस कॉन्सेंट्रेशन में उसका कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस भी है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा। अब देखो आपका आई का फॉर्मूला ऐसा होता है, समेशन हाफ ऑफ समेशन ऑफ Ci Zi स्क्वायर। ओके, सिर्फ यहाँ पर एक ही ट्विस्ट है, यहाँ पर 2 NO2 है, राइट, 2 NO2 है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस 2 NO2 के वजह से यहाँ पर 2 आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपका A जो है ये आपका Na प्लस के लिए है, ये जो है आपका Cl माइनस के लिए है, ये आपका कैल्शियम 2 प्लस के लिए है, ये आपका 2 NO3 माइनस के लिए है, ठीक है, राइट। ओके ओके, तो देखो पहले क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.02 है, तो हुआ। उसके बाद Na प्लस का चार्ज क्या होता है, +1 होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर -1 का लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। आप -1 का स्क्वायर करो या फिर +1 का स्क्वायर करो, आप अल्टीमेटली 1 ही पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो Cl माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 0.02 ही है, तो वही बैठेगा। उसका चार्ज कितना है, -1 है, तो -1 की जगह में आप 1 स्क्वायर भी दे सकते हो। नेक्स्ट वन कैल्शियम का देखो, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का 0.03 है, तो बैठेगा। उसका चार्ज कितना है, 2 प्लस है, राइट, तो 2 स्क्वायर होगा। अब NO3 देखो, NO3 2 NO3 है, तो पहले ही 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, पहले जितना सारा आपका आयन है वो पहले ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 NO3 है, देयर मस्ट बी 2 NO3 इज गिवन, सो दैट्स वाई 2 आर ऑलरेडी फर्स्ट मल्टीप्लाई, ओके। Then the concentration is 0.03 and charge, as this is the charge is -1, so that's why you can ignore this minus term, because जो आपका -1 and +1 both square that should be give ultimately 1 only, okay। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर होगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0.11, ओके। अब आपका फॉर्मूला पुट करना है, क्या होगा, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस जो आपको पूछा है, क्या होगा, -A Z प्लस माइनस √I, ठीक है। आप याद रखना आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड में A का वैल्यू क्या होता है, आपका 0.50 होता है, ठीक है, 0.50 होता है, राइट। यहाँ पर देखो आपका सब चार्ज सब आप मल्टीप्लाई करोगे, +1 सोडियम के लिए, Cl के लिए +1 एंड 2 होगा आपका कैल्शियम के लिए और 1 होगा NO3 के लिए, ठीक है।
उसके साथ आप आई तो बाहर किए हो, आई क्या होगा, आई 0.11 होगा, बैठेगा। तो अल्टीमेटली आपका रूट ओवर 0.11 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर जो ये जो टर्म है कैसे आया, यहाँ पर देखो, यहाँ से आता है 2 और 0.50 मतलब क्या है, हाफ, तो कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से माइनस आ गया और डायरेक्ट यहाँ से ऐसा टर्म आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ से ही पहले बोलो, गिवन द मैट्रिसेस C3 एंड सिग्मा H बिलो, बोलो क्या होना चाहिए। देखो C3 वाला देखो, C3 वाला देखो, यहाँ पर क्या है, C3 एंड सिग्मा H ऑलरेडी गिवन। सिग्मा H क्या है, 1, सिग्मा H याद रखना, आपका सिग्मा जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, डायगोनली सब 1 होता है। ठीक है, डायगोनली नॉर्मली 1 होता है, और C3 प्रोवाइड किया है दिस। ओके, अगर आपका ट्रेस इन मैट्रिक्स इन S3 स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। S3 मीन्स व्हाट, रोटेशन रिफ्लेक्शन प्लेन, राइट। ओके, क्या होना चाहिए S3, यहाँ पर कुछ तो मैंने हिंट दिया है, देखो देखो S3 स्क्वायर मतलब क्या है, C3 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। S3 स्क्वायर दैट शुड बी C3 स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, राइट। अब सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या है, E है, तो E होगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, C3 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब C3 स्क्वायर का टेस्ट क्या होना चाहिए, डायगोनली जो वैल्यू है इसको सम अप करोगे तो C3 स्क्वायर का टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो डायगोनली क्या होगा, पहले -½ होगा, उसके बाद -½ होगा, उसके बाद +1 होगा, तो अल्टीमेटली 0 होगा। 0 इज़ द आंसर। ठीक है, ओके, तो पहले आपका S3 स्क्वायर से C3 स्क्वायर बाहर करना है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अल्टीमेटली E होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, C3 स्क्वायर का ट्रेस वैल्यू बाहर करना है, दैट शुड बी द डायगोनली जो आपका सिचुएटेड है, -½ +1, दैट शुड बी इक्वल टू गिव अल्टीमेट 0 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन। बहुत गर्मी है, फैन ऑफ करके चलाना पड़ रहा है। ठीक है, फैन ऑफ करके चलाना पड़ रहा है। तो देखो, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया है, dg इक्वल टू VdP माइनस HdT FdL। G फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, B फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, S फॉर एंट्रोपी एंड T फॉर टेम्परेचर, राइट। और FdL एक एडिशनल एक वैल्यू प्रोवाइड किया है, जो नॉर्मली कभी कभार आप नहीं देखोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ रिलेशन बाहर करना है, कौन सा रिलेशन होगा, देखो पहले आप लोग पहले खुद करो, उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से कैसे आ गया, ठीक है, हम ही दिखाते हैं। ओके, अब देखो, पहले ये आपका इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एल। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, -S आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यू गेट
इफ। अब आप जानते हो ऐसा एक रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स डेल वाई, रुको, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, कहाँ पर लिखूँ, डेल ए बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स डेल ए बाई डेल वाई। ऐसा एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा रिलेशन होता है और इस रिलेशन वेरीफाइड है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हो कि डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी एल, अगर आप डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू एल, तो दैट शुड बी इक्वल टू दिस टर्म जहाँ पर आपका ऑलरेडी डी जी डी एल है, जो आपका इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। पहले एक डी जी डी टी एट कॉन्स्टेंट, पहले ये जो डी जी डी टी पी एल कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एल में आप बाहर करोगे, इसको उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आप ऐसा बाहर करोगे, वो आपका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी हो जाएगा। पहले ए बाहर करना, उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा दिस, ओके। उसके बाद देखो इसका डिफरेंशिएशन मतलब ए होता है, राइट, इसका डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा होता है। इससे क्या आएगा, इससे आपका डेल जी बाई डी एल, यहाँ से क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस एस आएगा। तो यही तो हमने पुट किया है ना, यही तो हमने पुट किया। पुट करने के बाद आपका माइनस यहाँ पर आ जाए तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, the separation of the 1, 2, 3 planes of orthorhombic unit cell is 3.12 nanometer. The separation of 2, 4, 6 and 3, 6, 9 planes are respectively, देखो यहाँ पर प्रोवाइड किया है 1, 2, 3, राइट, 1, 2, 3 प्रोवाइड किया है। आपको बाहर करना है D2, 6, 2, 4, 6 इज द डबल ऑफ 1, 2, 3 ना, 1, 2, 3 का डबल तो 2, 4, 6 आता है ना, क्या आता है, डबल ही तो आता है। 1, 2, 3 इंटू 2 आएगा, क्या होगा, 2, 4, 6 आएगा, है ना। सिमिलरली 1, 2, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका 3, 6, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक आपका डबल है, एक आपका थाइस है, मतलब 3 गुना है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर एक रूल होता है डी एन के, दैट शुड बी इक्वल टू डी के बाई एन। जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, मतलब डबल होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा, वो आपका क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, वो आपका वैल्यू से डिवीजन हो जाएगा, वैल्यू को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दैट D2, 4, 6 क्या होगा, D1, 2, 3 का जो वैल्यू होगा उसको 2 से डिवाइड कर देगा, तो क्या होगा, उसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन 3.12, तो क्या आ जाएगा 1.56 नैनोमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या होगा, ये 3 गुना है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा 1.04 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा वो रेस्पेक्टिवली होगा, मतलब पहले किसका पूछा, 246 का पूछा, तो 246 का ही पहले होगा कि 1.56 नैनोमीटर। उसके बाद पूछा 369, तो 369 का बाद में होगा 1.04 नैनोमीटर, तो आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका सीक्वेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसका वैल्यू देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये नहीं होगा,
इसका वैल्यू एकदम सिमिलर है, ये तो नहीं होगा। आपका सीक्वेंस देखना है, कौन सा पहले पूछा कौन सा बाद में पूछा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब बोलो द प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यहाँ पर Fe सॉलिड एंड Fe2+ प्रोवाइड किया है 0.01 मोलर एंड कैडमियम 2+ एंड कैडमियम 0.01 मोलर। बहुत गर्मी है, फैन ऑफ है, देखो देखना चाहते हो फैन ऑफ है, ठीक है। क्या होगा बोलो, देखो ई सेल, E0 सेल नहीं बोला, E0 सेल बोलता तो वहाँ पर आपका क्या होता, स्टैंडर्ड बोला जाता, तो स्टैंडर्ड नहीं बोला गया है, यहाँ पर ई सेल बोला गया है। तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर नॉर्मली रिलेशन ऐसा होता है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe हो जाता है, कैडमियम से कैडमियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके पहले देखो यहाँ पर जो 2 वैल्यू है वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल का है। आप याद रखना E0 सेल का वैल्यू या फिर ई सेल का वैल्यू अगर जितना पॉजिटिव हो जाए, अगर पॉजिटिव हो जाए वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखना कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है, ओह माय, रुको वैल्यू तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। ये ना मैं थोड़ा देखूँगा, यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है डाउट है, ठीक है, ये मैं बाद में करवा दूँगा। नेक्स्ट जाते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लॉट ऑफ द रेट कांस्टेंट वर्सेस आयनिक स्ट्रेंथ A2+ B- गिवन है। देखो ये जो है यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों में 1 और 2 में। इस जगह में आपका स्लोप 0 है और इस जगह में आपका स्लोप नेगेटिव है। पहले जो 1 और 2 वहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, जो बीच वाला जो 3 है स्लोप 0 है, और ये 0 या फिर 1 या मिनिमम नेगेटिव पॉजिटिव भी हो तो वो भी मिनिमम होगा, मतलब सीधा है, मतलब 0 होने का चांस ज़्यादा है, और 4 होगा स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देखो ऑलरेडी आंसर तो मैंने गिवन दिया है A2+ B-, स्लोप होगा 2A ZA ZB। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो दैट इज आयनिक स्ट्रेंथ और रेट कांस्टेंट ये सब वगैरह वगैरह, तो स्लोप याद रखना, स्लोप आप याद करके रखना, दैट इज स्लोप शुड बी 2A ZA ZB, ठीक है। अब 2A सोचो, 2A को आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको सिर्फ निकाल पड़ेगा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, वो आपको बाहर करना है, आपको वैल्यू नहीं बाहर करना है। तो यहाँ पर A है, अब देखो A2+ का चार्ज कितना है, +2 है, B- का चार्ज कितना है, -1 है, तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा, -4A। तो अभी से -4A नेगेटिव स्लोप होगा, और यहाँ पर नेगेटिव स्लोप एक ही है जो आपका 4 है, ठीक है, ओके। और जब आपका ए का वैल्यू बैठता है 0.50, वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका ए का वैल्यू 0.50 होता है। अदरवाइज आपका ए का वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा इन द क्वेश्चन, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है प्रोवाइड अगर ना किया जाए, टेम्परेचर का मेंशन ना हो, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वहाँ पर आपका ए का वैल्यू बाहर करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओह नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेसिफिक कॉन्डक्टेंस ऑफ ए पेसिफिक कॉन्डक्टेंस, देखो आपका पेसिफिक कॉन्डक्टेंस मतलब क्या होगा, कप्पा होगा, कप्पा होगा, ठीक है। पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा रो और पेसिफिक कॉन्डक्टेंस होगा कप्पा। अब सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब क्या होगा,
L/A। ठीक है, अब आपको कॉन्डक्टेंस मेजर करना है। तो कप्पा का वैल्यू, एल का वैल्यू आर गिवन। तो ऑब्वियसली कॉन्डक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, इक्वल टू कप्पा A/L। अब A/L इज द रिवर्स ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट L/A है, पर यहाँ पर प्रोवाइड किया है A/L। तो ये जो A/L है, इसको अगर आप नीचे ले जाओ, दैट इज L/A, तो दैट शुड बी कॉन्डक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कॉन्डक्टेंस बाय सेल कांस्टेंट। जो एक्चुअल कॉन्डक्टेंस है ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू स्पेसिफिक कॉन्डक्टेंस, दैट मीन्स कप्पा बाय सेल कांस्टेंट। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 0.8। तो 0.8 इज द आंसर। ठीक है, राइट, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये पॉलीमर इन द फॉलोइंग, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड किया है और मोलर मास प्रोवाइड किया है। तो आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज Mn बार बाहर करना है। कैसा होगा, तो Mn बार दैट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ N1 M1 बाय समेशन ऑफ N1, समेशन ऑफ M1 N1 N1 M1 बाय समेशन ऑफ N1। क्या होगा, पहले N1 क्या है, 50 है, 50 बैठेगा। उसका मोलिकुलर मास क्या है, 500 है, बैठेगा। उसके बाद 75 होगा, उसका मोलिकुलर मास 600 होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 5600। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर बैठाऊँ, ठीक है, नेक्स्ट वन। अब देखो, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मेटल इज 3b2 गिवन। द रेसिडुअल एंट्रोपी आपको बाहर करना है। देखो कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के साथ रिलेट होता है। ठीक है, कैसे रिलेट होता है, जो टर्म सिंबल है वो आपका कोएशन केमिस्ट्री का है, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। पर रेसिडुअल एंट्रोपी दैट इज फुल्ली रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब अलग ब्रांच नहीं है, दिस इज एक्चुअली लिंक टू ईच अदर। अगर आप थोड़ा भी ऐसा कोरिलेट करके पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा, दे आर डीपली रूटेड। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होता है या नहीं होता है, वहाँ पर कभी कभी आ जाता है ना काइनेटिकली कंट्रोल, थर्मोडायनामिक कंट्रोल, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फिजिकल फिनोमेना भी आता है। जैसे आपका प्राइमरी, सबसे अच्छा मैं बोलूँ, जैसे एंट्रोपी फैक्टर, एंथैल्पी फैक्टर, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर जगह में ये लोग क्या होता है, हमको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि कहीं पर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो, देन पाई बॉन्ड, तो वहाँ पर वो रिएक्शन फेवरेबल होता है एंथैल्पी के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है कभी कभी गैस रिलीज हो जाता है कोई रिएक्शन के थ्रू, कोई स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है कोई, तो वो एंट्रोपिकली फेवरेबल। तो ये जो एंट्रोपी एंथैल्पी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में आ गया, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री, एंड फिजिकल केमिस्ट्री हाउ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉट ओनली दैट, जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो होगा सब पढ़ोगे, देखना क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन आपका बेंजीन का आता है, आपका साइक्लोपेंटाडाइनन सिस्टम का आता है, उसका शाई का फंक्शन बाहर करना है। तो मतलब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइक्लोपेंटाडाइनन सिस्टम, ब्यूटाडाइन सिस्टम, बेंजीन सिस्टम, बोल उसका कॉन्सेप्ट लेकर आपको क्वांटम केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको उसका होमोलुमो, उसका बॉन्ड एनर्जी, ये सब बाहर करना पड़ रहा है, उसका नोट्स बाहर करना पड़ रहा है, उसका शाई फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। तो मतलब दे आर रिलेटेड, है ना। जैसे आपका
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। ओके नेक्स्ट, तो आपका ग्राउंड टर्म सिंबल है तो 3p2। इसका डीजेनाइसी क्या होना चाहिए, याद रखना यहाँ पर दो जो है, ये जो दो है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू जे, एक्चुअली दिस इज 2s + 1 LJ, राइट। तो जे वैल्यू होता है। और डीजेनाइसी याद रखना, डीजेनाइसी दैट इज मस्ट बी कॉल्ड जी, दैट शुड बी इक्वल टू 2j + 1। तो j का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 × 2 + 1 दैट इज 5 होगा, ठीक है। अब जो AQ ही है, AQE के जगह में हम डीजेनाइसी यूज करते हैं, और डीजेनाइसी क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है, ये आपका कार्नोट साइकिल नहीं है, ये आपका सिर्फ साइक्लिक एक प्रोसेस बोला गया है। देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस। कार्नोट साइकिल कॉन्सेप्ट है वो मैं अलग से समझा दूंगा, वहाँ पर बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कार्नोट साइकिल को आप मत सोचो, आप सोचो सिर्फ एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि कार्नोट साइकिल मुझे अलग से पढ़ाना है, उसके बाद हम समझा देंगे कार्नोट साइकिल का क्या क्या फंडामेंटल थिंग्स है, ठीक है। अभी समझो एक क्लोज पैटर्न का एक वर्क वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का एक गैप है, जहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो गेट आइसोथर्मल। ये जो जगह है, इस जगह को वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एंड यहाँ पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो आइसोकोरिक। तो दो आइसोकोरिक और दो आइसोथर्मल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर पिंक कलर में जो है, मतलब AB एंड CD दे आर आइसोथर्मल, सॉरी अरे यार आइसोथर्मल। और बाकी जो दो है जो वायलेट कलर में है, BC एंड BC एंड AD, दिस इज आर बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। अब देखो आंसर, ये करके हम छोड़ देते, बहुत गर्मी है, फैन ऑफ है, ठीक है। अब देखो W टोटल, पहले देखो W टोटल मतलब होल का होगा, मतलब WAB, उसके बाद WBC, WCD एंड WDA, ठीक है। अब देखो WAB जो होगा वो आइसोथर्मल होगा, क्यों, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, तो -nRT1 ln V2/V1, दिस इज द फॉर्मूला। आइसोथर्मल कंडीशन में ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोकोरिक होगा WBC, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि V1 V2 का वैल्यू सेम होता है। और अगर आप P del V कंसिडर करो तो P del V, तो वहाँ पर भी 0 आता है, ठीक है। WCD यहाँ पर होगा nRT2 ln V2/V1, क्योंकि ऑपोजिट साइन तो ऑब्वियसली +1 हो जाएगा। एक रिवर्सिबल होता है, दूसरा एक्सपेंशन होता है, पर यहाँ पर एक आपका एक्सपेंशन होता है, एक आपका कॉम्प्रेशन होता है, पर यहाँ पर कुछ भी बोला नहीं गया है, तो ठीक है। यहाँ पर एक हम एक्सपेंशन और दूसरा हम कॉम्प्रेशन सोच कर समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपका V1 से V2 हो गया, तो ये आपका इसके बाद जब होगा तो कॉम्प्रेशन की ओर जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंशन की ओर जाएगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे एक्सपेंशन होगा, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है। ओके, अब देखो जो WAD है वो भी आइसोकोरिक है, तो वो भी 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक का फॉर्मूला होता है P del V, ठीक है, del V तो 0 होगा। तो अब देखो टोटल करो तो आपका D ऑप्शन होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। कार्नोट साइकिल हम अलग से समझा देंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी और बहुत सा गैप से आपका CSIR नेट में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके लिए अलग से मैं क्लास करा दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।